नमस्कार साथियों। आज जो कोविड के हालात हैं देश में, उसके बारे में आपको अपने लिए चिंता करने की आवश्यकता है। कोई आपको बताए कि आपको क्या करना है, नहीं करना है, उससे बेहतर है कि आप खुद इस चीज़ को समझें कि किस चीज़ की ज़रूरत है और आपको क्या करने की आवश्यकता। अगर ये बातें हम सबको आपको बतानी पड़े इस स्टेज पर, तो मुझे नहीं लगता कि ये समझदारी की बात होगी। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देश में कोरोना जिस प्रकार से फैला हुआ है, उसमें आपको सँभलने की ज़रूरत है। यदि इस वक़्त आप स्वयं इस चीज़ को नहीं देखते कि किस प्रकार से जो स्थितियाँ हैं वो बहुत ही चिंताजनक बनी हुई हैं, आप चीज़ों को स्वयं नहीं सँभाल पाएँगे। आपको अगर चीज़ों को सँभालना है, तो ये आपको देखना होगा कि आपको क्या करना है। आपको सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस चीज़ की ओर जाना होगा। और वो इसलिए क्योंकि इस वक़्त जो आंकड़े आ रहे हैं, वो सही नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। मगर विषय इस वक़्त हम आंकड़ों का करें या इस वक़्त हम ये चिंता करें कि हमें वैक्सीन लगी है या नहीं। जो सरकार ने नियम बनाए हैं कि जो लोग अम, 45 से ज़्यादा के हैं, उन्हें ये वैक्सीन लग सकती है। मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए, मगर उसके बाद भी प्रोटोकॉल का पालन आपको करते रहना पड़ेगा। वो कारण ये है कि अब जो वेरिएशन आया मतलब जो पहले हमारा म्यूटेशन होके जो वायरस अब बना है, मतलब वायरस जो होता है एक ऐसा कीटाणु होता है जो शरीर के बाहर मृत होता है मगर शरीर के अंदर जीवित शरीर के अंदर जब पहुँचता है तो वो जीवित हो जाता है। ना केवल वो जीवित हो जाता है परंतु उसमें चेंजेस होते रहते हैं क्योंकि ये एक्चुअली में केमिकल होता है। ये कोई जीवित प्राणी नहीं है, ये एक केमिकल होता है और ये केमिकल अपने आप अब जो बढ़ने लगा है, आपको देखने की आवश्यकता है कि आप बाहर ना जाएँ। क्यों? क्योंकि इसमें जो चेंजेस अब की बार आए हैं, म्यूटेशन जिसको कहते हैं, उसके उसका जो जीन स्ट्रक्चर है वो बदल गया, उसका जेनेटिकली वो बदल गया, वो मॉडिफाई हो गया है और अब जो वो फ़ॉर्म लिया है उसने वो बहुत खतरनाक है। वो आपके लिए खतरनाक है, वो मेरे लिए खतरनाक है। उससे उससे कोई बचा हुआ नहीं है, उससे कोई देश के लोग नहीं बचे, उससे किसी खास दल के लोग नहीं बचे। मैं खास दल की बात क्यों कर रही हूँ या खास समुदाय के लोगों की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये बीमारी है, मगर हम अभी भी आपस में एक-दूसरे से लड़ रहे हैं क्योंकि हम स्थिति की गंभीरता को अभी भी समझने को तैयार नहीं हैं। जब मैं स्थिति की गंभीरता की बात कर रही हूँ, तो समझ लीजिए कि जो इसमें म्यूटेशन हुआ है, वो इतनी तेज़ रफ़्तार से बढ़ता है कि मतलब संक्रमण तेज़ी से फैलता है। अब वो उतना खतरनाक है या नहीं, जैसे पहले वाला था, ये हम नहीं जानते अभी। साथ में ये भी देखिए कि जो पहले वाला आया था, तब हमें ये नहीं पता था कि उसका इलाज क्या है, लेकिन अब जो आया है, उसका कहीं न कहीं हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिकों ने इलाज भी कुछ हद तक ढूँढ जाता है, तो ज़्यादा चांस ये है कि आपको बहुत आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होता है, मतलब डॉक्टरों का कहना है कि आप मरेंगे नहीं, उनकी भाषा में यदि मैं कहूँ। लेकिन का मतलब है कि कोविड तो तब भी हो सकता है। आप लोगों को डबल मास्क अभी मेरे पास यहाँ मास्क नहीं पड़ा हुआ है, अगले लाइफ में आपको अवश्य बताऊँगी कि मास्क को कैसे लगाना है। आपको मास्क जो है 2 मास्क लगाने हैं, डबल मास्क ताकि कहीं से भी किसी का भी थूक का कीटाणु जो है आपके मुँह तक ना पहुँच सके, आपके नाक तक ना पहुँच सके। कहने को तो ये भी कहा जा रहा है कि आँखों के ज़रिए भी पहुँच सकता है, लेकिन आप कम से कम अगर अभी अपने मुँह को
ठीक से मास्क कर लें तो बेहतर होगा। जो क्लिनिकल मास्क आता है, जो आपने नीले रंग के मास्क देखे हैं ना बाज़ार में, वो वाला पतला वाला जो मास्क होता है, अगर आप उसको लें और उसको मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप उसको बाँध कर अगर पहन लें और उसके ऊपर कपड़े का मास्क लगाएँ, तब आप सुरक्षित काफ़ी हद तक हो सकते हैं। लेकिन अगर सरकारों की ज़िम्मेदारी है, तो उस पर भी हमें अवश्य बात करने की आवश्यकता है। आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है, कि हमारी सरकारें जो हैं, वो अपना काम ठीक प्रकार से कर रही हैं? मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है, जैसे हमारी सरकारों ने हमें कहीं न कहीं फ़ेल कर दिया है। क्यों फ़ेल कर दिया है? क्योंकि यदि आप देखें कि जिस प्रकार से हमें समय मिला था, इस बीमारी से लड़ने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि हमने तैयारी की। क्यों? हमारा ध्यान भटक गया। हमने सोचा कि अब तो वैक्सीन भी आ गई है और बीमारी इतनी फैल भी नहीं रही है, तो अब हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन आप अब देख रहे हैं कि बीमारी जो है वो ज़्यादा खतरनाक हो गई। इसका मतलब है कि हम कहीं न कहीं बहुत कैज़ुअल हो गए हैं और इसलिए ये बीमारी ज़्यादा फैली भी है। तो यानी कि ज़िम्मेदारी हमारी भी है और अगर ज़िम्मेदारी हमारी है, तो ज़िम्मेदारी सरकार की भी है और केंद्र में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए उनको जवाब देने के लिए ये बात मैं अवश्य करूँगी क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या करें? कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। तो कुछ हद तक उनके लिए बात तो करनी बनती है। अगर आप देखें कि किस प्रकार से इस पूरी बीमारी को हैंडल किया गया है, तो आप मेरी बात को समझेंगे कि किस प्रकार से बीमारी जो आज इस तरीके से इस रूप में, इतने भयावह रूप में हमारे सामने आई है, उसका कारण है कि सरकारों ने तैयारी ठीक से नहीं करी। लेकिन हम उसके भरोसे खुद नहीं रहेंगे, लेकिन सरकार ने क्या तैयारी ठीक से नहीं करी? हमारी सरकार ने मतलब ये कोरोना का काल जो है, अहंकारी सरकार तो है भारतीय जनता पार्टी की, खास करके मोदी जी। मोदी जी फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, क्योंकि वो उनके हिसाब से बोलते हैं अच्छे, मेरे हिसाब से तो बहुत ही घटिया बोलते हैं। इतना नीचता के साथ बोलते हैं, इतने घटियापन से बोलते हैं कि बड़ा दुःख होता है ये कहते हुए कि भारत देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, जिसे ये नहीं पता कि अपना मुँह खोले तो झर-झर करके अपशब्दों का इस्तेमाल ना करे। अपने बारे में एक प्रधानमंत्री होने के बाद अपने आप को गरीब, बेचारा ये बताना और अपने आप को टारगेट करवाना कि लोग मुझे टारगेट करते हैं, निहायत ही शर्मनाक है, बेशर्मी है और निर्लज्जता है। लेकिन ये उनका व्यक्तित्व है, उनका उनका कैरेक्टर है, तो अब क्या किया जा सकता है? आप जैसे बड़े होते हैं, आपकी परवरिश जिस प्रकार की होती है, आप वैसे ही बनते हैं। कुछ चीज़ें आप परवरिश से ऊपर भी होता है, आप अपने आप भी बन जाते हैं। तो कई बार हम माता-पिता को दोष भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप घर से भाग गए जैसे सपोज़िंग आप घर से भाग गए, तो आप माँ-बाप को थोड़ी दोष दे सकते हैं। अगर आपको झूठ बोलने की बीमारी है और बाकी बच्चों को नहीं है, तो माँ-बाप को थोड़ी दोष दे सकते हैं। इसलिए कहीं न कहीं आज जो सरकार हमारी बैठी हुई है, उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया। हमारी सरकार ने देखा कि महामारी का समय है, इसमें हम मौका ढूँढें। उन्होंने मौका कैसे ढूँढा? उन्होंने मौका ऐसे ढूँढा, उन्हें लगा कि अब तो बस हमारे को इसमें अवसर ढूँढना है। अवसर से हम क्या करेंगे? हमें जो अवसर मिलेगा, उससे हम लोगों को भ्रमित करेंगे या सरकारों को गिराएँगे, लोगों को लड़ाएँगे, सरकारों को कमज़ोर करेंगे, जहाँ हमारी सरकार नहीं मतलब भारतीय जनता पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार नहीं हो, उन सरकारों को गिराएँगे। जहाँ हमारी सरकार होगी, वहाँ पे भी अपने समर्थकों को कमज़ोर करेंगे। आपने देखा ना, इनका साथ छोड़ दिया अकाली दल ने, जनता दल यूनाइटेड को इन्होंने कमज़ोर कर दिया। हर जगह पे इसी प्रकार से ये कार्य करते हैं, लेकिन इसका खामियाज़ा ये जैसे भी भुगतेंगे, ये भुगतेंगे। लेकिन इस वक़्त देश महामारी से जो जो गुज़र रहा है, पूरी दुनिया में देखिए कि हमारे यहाँ जैसा माहौल उड़ रहा है, कहीं नहीं उड़ रहा है। मैं एक बात आपको अवश्य कहना चाहती हूँ कि जब पहला वेव आया था, हर देश, हमारा देश भी सावधान हो गया था। हमारे यहाँ लॉकडाउन गलत तरीके से किया गया, हमारे यहाँ ट्रम्प का कार्यक्रम कराया गया। ट्रम्प को हरवाना भी तो था, मोदी जी ने बहुत अच्छी तरह से कर लिया। क्योंकि मोदी जी जिसके लिए भी काम करते हैं, वो पनौती साबित हो जाते हैं। उसके लिए जिंक्स हो जाते हैं, उनके लिए बुरा ही करते हैं। क्योंकि जो इंसान दूसरों के लिए बुरा सोचता है वो कहीं न कहीं उसके जो बड़े दोस्त होते हैं, उनका बुरा हो ही जाता है। लेकिन
आखिर में उनका स्वयं का भी बुरा होता है, इसलिए कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अगर कोई आपके बारे में बुरा सोच रहा है, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। जैसे हमें अपने प्रधानमंत्री से सावधान रहने की ज़रूरत है। हमारे प्रधानमंत्री फुल टाइम स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन हमारी सरकार के जो मुखिया हैं, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी, वो जिस कार्य के लिए प्रधानमंत्री बने, वो काम वो नहीं कर रहे हैं। जिस काम के लिए गृह मंत्री बने अमित शाह, वो काम नहीं कर रहे। ये पता चल रहा है कि ये 2 व्यक्ति गुजरात से लाए गए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि जो इन्होंने गुजरात में किया था, 2002 याद है ना? वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए संघियों ने इनको अपना कैंडिडेट भी बनाया। अडानी-अंबानी ने भी इस बात को कहा कि अडवाणी जी को बनाएँगे तो हम आपका समर्थन नहीं करेंगे, हम पैसा नहीं लगाएँगे। और अडवाणी जी के बजाय इनको बना लिया गया। अब देखिए कि क्या हो रहा है। अब हो ये रहा है कि देश में जितनी बुरी स्थिति हो सकती है, हो रही है और मैं आपको पूरी दुनिया से कंपेयर करके बताना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में जब पहली बारी कोरोना हुआ तो सबने ध्यान दिया, सबने अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से निभाया, गलत किया, सही किया, किसी को एक्सपीरियंस नहीं था। हमारे यहाँ भी कुछ गलत, कुछ सही, बहुत कुछ गलत हुआ। जैसे अनप्लैन्ड लॉकडाउन हुआ, ट्रम्प का कार्यक्रम हुआ, मध्य प्रदेश की सरकार को गिराना था, इसलिए लॉकडाउन देरी से किया गया। मतलब जो नियम कायदे थे, उनको देरी से लागू करे गए, लोगों को भूखे-प्यासे रखा गया, अध्यादेश के ज़रिए 3 काले कानून लाए गए। जब किसान सड़कों पे आए तो उनसे बातचीत करके समाधान ढूँढने के बजाय उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया गया। ऐसी तमाम सारी चीज़ें आपने देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैं कम कहूँगी, मोदी सरकार कहूँगी क्योंकि ये सरकार जो है ये मोदी सरकार है और साथ में आपको बता दूँ कि भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व अब कुछ नहीं रह गया है। इन्हें भी नाम बदलकर मोदी पार्टी रख लेना चाहिए। ख़ैर, अब देखिए कि पूरी दुनिया में ये जब हुआ कि दूसरा वेरिएंट आ गया है इस वायरस का, तो उन्होंने तुरंत ही ज़िम्मेदारी ली और जो आपको याद है, जो पहले तस्वीरें हमने देखी इटली में, ब्राज़ील में, अमेरिका में, वो तस्वीरें फिर दोबारा नहीं देखी गई ना। लेकिन अब देखिए, हमारे देश में वो सारी तस्वीरें हमको देखनी पड़ रही है और उसका मैं आपको कारण भी बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से अगर आप पूरी दुनिया के डेटा को देखेंगे, किस प्रकार से पूरी दुनिया में इस वक़्त कोरोना फैला हुआ है, तो आपको याद है कि उस वक़्त हमारा नंबर बहुत नीचे था। लेकिन अब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के अ, 14 करोड़ 14 लाख 8,687 केसेस हो चुके हैं। 3 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 12 लाख लोग 12 करोड़ सॉरी लोग ठीक हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ आपको बताना चाहती हूँ, अब हम दूसरे नंबर पे हैं। अगर आप नंबर ऑफ केसेज़ देखिए, उस वक़्त हम बहुत नीचे थे और इस वक़्त जो मैं डेटा देख रही हूँ, उसमें मैं क्या देख सकती हूँ, आपको बताती हूँ। देख सकती हूँ कि यूएसए में पिछले 24 घंटे में एक भी केस नहीं दिखा रहा है। लेकिन भारत में जो सबसे ऊपर केसेज़ दिख रहे हैं, क्योंकि हम दूसरे नंबर पे हैं, 5,648 केसेज़ 24 घंटे में। ये दिखा रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कहीं ज़्यादा केस आए हैं। नहीं पूरे 24 घंटे में नहीं, पिछले कुछ घंटों में। कितने घंटे ये नहीं दे रखा है। 2 लाख से ज़्यादा केसेज़ 24 घंटे में आ रहे हैं। और देखिए कि मृत्यु कितने लोगों की हुई है। मतलब लोगों की मृत्यु का अगर आप आंकड़ा देखेंगे, तो हम अब दूसरे नंबर पर नहीं, हम तीसरे नंबर पर हैं। क्योंकि ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा मौतें हुई थी और उसके बाद हमारे देश में। तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ स्थिति किस प्रकार से है और क्या हमने सँभाला है। नहीं, हमने नहीं सँभाला। इस वक़्त ब्राज़ील में ऐसी स्थिति नहीं है। सब जगह दूसरा वेरिएंट आया है, सब जगह तैयारियाँ पहले करी गई थी। हमारे प्रधानमंत्री ने आपदा में अवसर और अवसर में आपको कहा कि आप लोग पहले कहा ताली-थाली बजाओ, अब कहा उत्सव मनाओ टीके का। तो मैं आपको बता दूँ कि कोई उत्सव मनाने का समय नहीं है, उत्सव नहीं मनाना है। आपको टीका लगवाना है, सीरियस रहना है, इन सारी रैलीज़ को बॉयकॉट करना है। बंगाल के मेरे जो साथी हैं, जहाँ और चुनाव बाकी हैं और अभी भी रैलीज़ चल रहे हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हैं मेरे साथी, मैं उनसे भी निवेदन कर रही हूँ कि इन रैलीज़ में जाना बंद करिए। राहुल गांधी जी ने ये कहा है, लेफ्ट पहले ही कह चुकी है,
हम बंगाल में एक भी रैली नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी ने कहा है कि मैं वहाँ जाकर कोई रैली नहीं करूँगा क्योंकि स्थिति जो है बहुत भयावह हो गई है। लोगों की ज़िंदगी को देखते हुए बिल्कुल कोई रैली वे नहीं कर रहे हैं। मज़ाक उड़ाना अलग होता है, लेकिन नेतृत्व क्षमता अलग चीज़ होती है। प्रधानमंत्री मोदी के अंदर नेतृत्व क्षमता होती, तो हर स्थिति में हम फेल नहीं हुए होते। जो याद रखिएगा कि जब 10 साल हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, तो जिस प्रकार से, जिस रफ्तार से हमारा देश आगे बढ़ा, कुछ तो मोमेंटम बना बना होगा ना और देश आगे चला। जब मोदी जी आए तब भी उसी मोमेंटम की वजह से कुछ समय तक देश आगे बढ़ता रहा। उसके बाद बेरोज़गारी हो, महँगाई हो, ये सब बढ़ते चले गए और इनको सँभालने का रोड मैप मोदी जी के पास नहीं है क्योंकि मोदी जी ने अर्थशास्त्र में नहीं, एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस में किया है, जिसको हमने मतलब एकमात्र ऐसी डिग्री होगी और इसके अलावा और किसी के पास ये वाली डिग्री नहीं है। मोदी जी अ, अच्छे नेता नहीं केवल वक्ता हैं। वक्ता भी नफ़रत की बातें करने वाले वक्ता और नफ़रत की बातों को सुनकर जिन्हें आनंद मिलता है, उनके लिए अच्छे वक्ता, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री वे नहीं बन पाए। इसका मतलब है कि आज हम जिस स्थिति में आ गए हैं, तो समझ लीजिए कि उसकी ज़िम्मेदारी हमारी हमारी अपनी है, क्योंकि हमने तो चुना उन्हें। मैंने ना चुना हो, आपने चुना तो मतलब प्रधानमंत्री तो वो मेरे भी होंगे ना और प्रधानमंत्री का काम होता है कि अगर सपोज़िंग आप मुझे बताइए अगर जंग हो जाए, पाकिस्तान से हो जाए, चीन से हो जाए, तो प्रधानमंत्री क्या इलेक्शन रैली करेंगे? क्या इलेक्शन रैली को रोका नहीं जाएगा? अभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कहते हैं कि भई इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग जो है अपनी मर्ज़ी से करता है, हम उन्हें नहीं कह सकते। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको हर जगह सत्ता में आने का शौक है, आपको सरकारें गिराने का शौक है। चुनाव आयोग में भी तो जो लोग बैठ रहे हैं, वो आप ही बिठा रहे हैं। कोई ऐसे है तो है नहीं कि टपक रहे हैं और अगर सारी पार्टीज़ मिलकर जाके उन्हें कहे कि भई हमें चुनाव अभी नहीं चाहिए, तो क्या वो चुनाव करवा लेते? मैं आपको बता दूँ कि केरल में पिछले साल जब 2 जगह पे उपचुनाव की बात आई क्योंकि वहाँ के जो एमपीज़ थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो एमपीज़ या एमएलए उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वहाँ ऑल पार्टी मीटिंग हुई और उन्होंने चुनाव आयोग से ये रिक्वेस्ट किया कि अभी मत कराइए, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर की बात बता रही हूँ कि अभी मत कराइए, आप यहाँ के चुनाव उपचुनाव जो है अगले साल जब विधानसभा के चुनाव होंगे तब करवा लीजिएगा। मेरे ख्याल से तब सांसदों की ही बात है। दूसरी बात, बिहार में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के अलावा सारे विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से कहा था कि बिहार में चुनाव ना कराएँ। मगर आप जानते हैं ना कि वहाँ पर चुनाव भी कराए गए और एंड में किस तरह से जो काउंटिंग के समय पे बहुत सारे आरोप लगे गड़बड़ी के कि किस प्रकार से बहुत कम मार्जिन से जितवाया गया भाजपा और जदयू के कैंडिडेट्स को। ये आरोप आरजेडी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने लगाई थी। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने मौके की तलाश में जो थी, वो मौका उन्हें मिल गया। मगर जब गलत करते हैं ना आप, तो सज़ा आपको मिलती है और सज़ा इनको मिलेगी क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपने नाम के आगे ऐसा सरनेम जो ब्राह्मण बताता है और गाली देता है, जो "बे साले, कमीने, तू गाली देगा? तुझे गाली मैं देती हूँ।" और इसके नाम में देव भी है, सोचो ज़रा। तो ऐसा है कि ऐसे लोग जो हैं ये घटिया हैं और इनका मालिक, इनका आका भी इतना ही घटिया है, तभी तो ये घटियापन करते हैं। इनको बैठाया गया है ये गाली-गलौज करने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इनका नेता भी जाएगा, सदा के लिए नहीं रहेगा और जाएगा जब तो सोचो जो आज इन्होंने दूसरों के साथ किया है, इनके साथ लोग क्या करेंगे? मौका मौका तो सभी तलाशते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा जो इन बेवकूफ़ों के साथ कुछ गलत हो जैसा ये लोगों के साथ करते रहे। लेकिन अ, अभी समय जो है वो ये साफ़ है कि भाजपा जो है फ़ेल्ड सरकार है। मोदी जी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सके। मोदी जी के अंदर वो क्षमता ही नहीं थी कि प्रधानमंत्री बन सके। वे तो केवल एक कठपुतली बनकर रह गए अडानी और अंबानी के। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में जहाँ स्थितियाँ काबू में हैं, हमारे देश में स्थितियाँ काबू में नहीं हैं, सिर्फ़ मोदी जी हैं कारण।
मोदी जी अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, सोचते हैं भई मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। मैं तो जो पढ़ा-लिखा है उसका मान-सम्मान करती हूँ। अगर कोई नहीं पढ़ा-लिखा है लेकिन फिर भी पढ़ता है, ज्ञानी है, उसका सम्मान करती हूँ। लेकिन ऐसे व्यक्ति का सम्मान नहीं कर सकती जो मुँह खोलता है तो दीदी, ओह दीदी जैसे घटिया, बदतमीज़ लफंगे जो सड़कों पे घूमते हैं, लड़कियों को छिछोरे तरीके से आवाज़ लगाते हैं, उनकी तरह बात करें, उनका सम्मान नहीं कर सकती। उनको अपमानित ना करूँ लेकिन सम्मान तो नहीं कर सकती। उनको ये नहीं सोच सकती कि वो आपके ऊपर राज करें या आपके नेता बनें। ऐसे नेताओं को नकारने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छे नेता नहीं हैं। एक अच्छी नेता जो चली गईं, उनके बारे में बात करना चाहती हूँ, सुषमा स्वराज जी। मुझे लगता है कि आज वे होती और इस सरकार में होती तो अवश्य कुछ निर्णय ढंग के लेती। निर्मला सीतारमण को देख लीजिए, कुछ नहीं पता उन्हें कि करना क्या है। वो कभी कहती हैं मैं तो प्याज नहीं खाती, अब आप प्याज नहीं खाती तो बाकी तो खाते हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भई आप पैदल चल लो, आप तो अब कोरोना काल है, ये सरकार तो चाहती है कि आप घर पे रहें, इसलिए इन्हें कैसे फ़र्क पड़ेगा। इसलिए आपको खुद समझदारी दिखानी होगी क्योंकि ये सरकार आपको बचाने वाली नहीं क्योंकि ये सक्षम नहीं। इसलिए अपने घर में रहिए, घर से बाहर तभी निकलिए जब बेहद आवश्यक हो, काम के लिए जाना है तो मुँह पे डबल मास्क करिए और डबल मास्क करने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है? जो आपका जो मैंने आपको वो बना के भी दिखाऊँगी लेकिन अभी बता दूँ कि जो मेडिकल वाला जो मास्क होता है नीले रंग का, उसको आप कोनों को बाँध के कान में लगाएँगे तो वो टाइट हो जाएगा। उसके ऊपर कपड़े का मास्क लगा लीजिएगा। मुश्किल होगी इसीलिए हर समय मास्क पहन के बहुत दम घुटता है, इसलिए आपको ध्यान से रहना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप किस प्रकार से जब बाहर जाते हैं, तो कम से कम बाहर जाएँ और लोगों से हाथ ना मिलाएँ, गले ना मिलें, आप दूर से नमस्कार करें। इसके अलावा हाथों को साबुन से बार-बार धोइए। पिछले साल मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि किस प्रकार से जब उन्होंने हाथों को बार-बार धोया उससे क्या होता है वो सैनिटाइज़र से, तो उनके हाथ अजीब से हो गए, तो हाथों में क्रीम भी लगानी पड़ी। और सबसे अच्छा तरीका थोड़ा-सा घी ले लीजिए, थोड़ा-सा तेल ले लीजिए, मोबिल ऑयल मत ले लीजिएगा, थोड़ा-सा तेल ले लीजिए, उसको लगा लीजिए, सरसों का तेल, नारियल का तेल मलाई, ये सारी चीज़ों को हाथ में लगाइए, पानी काफ़ी सारा पीजिए, गर्म पानी पीजिए। देखिए मैं आपको बताऊँ कल अ, घर में सब कोई लस्सी पी रहे थे, मीठी लस्सी, तो मुझे भी दे दिया गया और कुल्हड़ जो होता है उसमें रख के फ्रिज में रख दिया था उन्होंने। जब बाहर निकाला तो मेरा गला बैठ गया कल और आप सुन भी सकते हैं अभी अजीब-सी आवाज़ आ रही है। तो कोशिश करिए कि ठंडी चीज़ें ना खाएँ, गरम चीज़ें खाएँ, गरम पानी बार-बार पिएँ क्योंकि ये भी कहा गया है कि जो कोरोना वायरस के कीटाणु हैं, जो गले में काफ़ी कुछ समय तक रहते हैं और गर्म पानी पिएँगे तो वो मर जाएँगे। और मैंने आपको कहा ना आप थोड़ा गार्गल कर लीजिए जो मैं कर रही हूँ। इसलिए अब ज़रूरत है कि ये सरकार अगर काम नहीं कर पाई तो आप अपनी ज़िंदगी को बचाएँ। आप अपने आस-पास के लोगों को सावधान करें और सरकार की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए थी लेकिन ये सरकार ज़िम्मेदारी नहीं ले पाई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को स्टार प्रचारक की ज़रूरत है, आपदा में अवसर की ज़रूरत है और अवसर में उत्सव मनाने की आवश्यकता है। टीका उत्सव, टीका मतलब टीका लगा के उत्सव में जाइए। आपने क्या सोचा? टीका लगाइए और उत्सव मनाइए? ना, 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 आपको समझना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी कभी-कभी बहुत ऊँची वाली बात बोल देते हैं, तो वो ऊँची वाली बात आप समझा करिए। उनका कहना है कि टीका लगाइए और उत्सव मनाइए, बल्ले-बल्ले करिए, उनकी रैली में जाइए और ताली बजाइए। ये कहा था उन्होंने। ख़ैर कोई बात नहीं, आपकी समझ में नहीं आया। लेकिन जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार को हटाना है। जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जाएँ, उनको वहाँ से भगाना है। जहाँ पे भी मोदी जी जाएँ, नफ़रत फैलाएँ, वहाँ से उनको हटाना है।
बंगाल की जनता यदि अब की बार भ्रमित होकर इनको चुनती है, तो वो जानते नहीं है कि कितनी नफ़रत वहाँ फैलेगी, कितनी घृणा वहाँ फैलेगी, किस प्रकार की हिंसा वहाँ पे होगी। इसलिए आवश्यक है कि समझदारी से काम लें। और एक आवश्यक बात और आपको बता दूँ कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहुत बातें हो रही है, उसकी कालाबाज़ारी हो रही है और बहुत सस्ती दवाई जो है, उसको बहुत महँगा बेचा जा रहा है। और इसमें मैं आपको बता दूँ कि इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। जो ख़ास बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कहाँ से आपको मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे हो, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज़ नहीं है यदि आपको इसकी ज़रूरत पड़े। आप इस बात को समझ लीजिए कि रेमडेसिविर जो है वो डॉक्टर की निगरानी में ही दिया जाता है। डॉक्टर भी इसको तब देते हैं जब चौथे या 5वें दिन बुखार नहीं घटता है और इसको आप ₹899 में अ, खरीद सकते हैं। ₹4000 या उससे भी ज़्यादा महँगी दवाइयाँ ये बेची जा रही है ये इंजेक्शन। अगर आप प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र में जाएँ, अगर आप वहाँ जाते हैं तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता दूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत होगी। जिस पेशेंट को ज़रूरत है उसका आधार कार्ड, उसकी कोविड पॉज़िटिव रिपोर्ट और डॉक्टर का जो ओरिजिनल मतलब उसका फ़ोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और जो व्यक्ति उस दवाई को ले जाएगा, उसका आधार कार्ड। तो 2 आधार कार्ड, एक तो जो व्यक्ति बीमार है, उसका कोविड पॉज़िटिव रिपोर्ट, उसका आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड क्योंकि पेशेंट तो जाएगा नहीं, आप जाएँगे। आपका आधार कार्ड और चौथा डॉक्टर का ओरिजिनल, फ़ोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन। इसको लेकर अगर आप प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र में जाएँगे, तो ये आपको ₹899 में मिल जाएगा। जबकि कहा जा रहा है कि मेडिकल स्टोर्स में, केमिस्ट की दुकान में ₹4000 में शायद ये मिल रहा है। तो आप सही दाम पे खरीदने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में जाएँ, ये 4 कागज़ लेके जाएँ। मैं फिर दोहरा दे रही हूँ, आप वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर लीजिएगा। अ पेशेंट की कोविड पॉज़िटिव रिपोर्ट, पेशेंट का आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड, डॉक्टर की ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन, फ़ोटोकॉपी नहीं। इन चारों को लेकर आप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में जाएँगे और ये हर शहर में है। वहाँ पे आपको ये ₹899 या ₹900 में मिल जाएगा, जबकि केमिस्ट की दुकान में कहा जा रहा है कि ₹4000 का दिया जा रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको सावधान किस विषय पे करना चाह रही हूँ, उस चीज़ को भी समझ लीजिए। दरअसल रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन है, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये डॉक्टर की निगरानी में ही लिया जाना चाहिए। लेकिन यदि आप डॉक्टर की निगरानी में इसको नहीं लेते हैं, तो आप कहीं न कहीं से जाके इसे खरीदने की कोशिश करेंगे। तो सावधान रहिएगा, ना केवल ये महँगा बेचा जा रहा है, परंतु इसमें कालाबाज़ारी क्योंकि हो रही है, 16,000 में छत्तीसगढ़ में बिक रहा था। गुजरात में भाजपा के ऑफ़िसेज़ से इसको बाँटा जा रहा था। और अभी मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊँगी महाराष्ट्र की और देवेंद्र फडणवीस की। तो ये जो और एक जगह शायद पंजाब में इसमें पानी भर के बेचा जा रहा था। जी हाँ, तो मिलावटखोरी भी करी जा रही है। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में जो बीमारी में फ़ायदा उठाते हैं, आप जानते हैं। लेकिन उस वो अभी विषय नहीं है। विषय है कि आप किस प्रकार से सही तरीके से अपना इलाज करते हैं। ये लिख रहे हैं 86 करोड़ के हज हाउस का आधारशिला रखना, ठीक है और वो भी मैं मानती हूँ और राम मंदिर बनाने की भी बात अगर मैं कर लूँ, मंदिर बनाने के बजाय अगर अस्पताल बना दिया गया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। और चलिए राम मंदिर तो बहुत मुश्किल से जाके अब बन रहा है तो उस वो मुझे मुझे खुशी है उस बात की। तो उसके बारे में बोलकर भी मैं मतलब कहीं न कहीं मन में है कि नहीं बन रहा है तो अच्छा है। लेकिन दूसरी जगह देखिए, अगर प्रधानमंत्री साढ़े 8,000 करोड़ का विमान ना खरीदते, 2 विमान खरीदे उन्होंने। अगर क्योंकि बेवकूफ तुझे पता ही नहीं है, अगर राहुल के दादा का नाम तू बताएगा ना, गधे, तो तू ये भी बताएगा कि वरुण गांधी के दादा का नाम क्या है ना? समझे बेवकूफ, गधा। अच्छा, गधे तो गधे ही होते हैं, व्हाट्सऐप में कुछ घुमा दिया, बीजेपी की आईटी सेल झूठ घुमा देगी, मान लेंगे। तो मैं जो आपको बता रही थी कि
रेमडेसिविर के बारे में कि आप मतलब कहीं पे इसमें मिलावटखोरी हो रही है, ऐसे लोग हैं। लेकिन इस वक़्त विषय ये नहीं है कि हम किस बारे में सोचें। मैं आपको आज के एक और खबर बताना चाहती हूँ और ये जानते हैं खबर क्या है? देखिए, आपको पहले तो मैं बता दूँ कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को फ़ोन करा, 3 बार फ़ोन किया क्योंकि उनके राज्य में ऑक्सीजन की कमी है, उसके लिए उन्होंने मदद माँगनी थी। तो उन्होंने फ़ोन किया और प्रधानमंत्री के कार्यालय ने मतलब 3 बार फ़ोन करवाया, तीसरी बार कहा कि अभी प्रधानमंत्री जब वापस आ जाएँगे तब बात करेंगे, अभी वो है नहीं। प्रधानमंत्री कहाँ हैं? प्रधानमंत्री बंगाल में। वो क्या कर रहे हैं? वो व्यस्त हैं चुनावी रैली में। तो आप समझ सकते हैं कि पहली बात वे चुनावी रैली में बिज़ी हैं और मतलब इस वक़्त जिसे कहते हैं ना कि बकरा इस वक़्त खैर ही मना रहा होगा, है ना? बकरा इस वक़्त खैर मना रहा होगा और बकरा जो है, वो कसाई की जय-जयकार कर रहा होगा। भई करने की आवश्यकता है, बात को समझने की ज़रूरत है। लेकिन अब मैं आपको बता दूँ कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए नवाब मलिक जो एनसीपी के नेता हैं और महाराष्ट्र में मंत्री हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि महाराष्ट्र सरकार ने 16 का ऐसी कंपनीज़ जो रेमडेसिविर को एक्सपोर्ट कर रही है मतलब दूसरे देशों को भेज रही है, उनको उनके लिए ये कहा गया था कि केंद्र सरकार ने उन 16 कंपनियों को कहा है कि वे महाराष्ट्र सरकार को रेमडेसिविर ना दें। ये मैं नहीं, नवाब मलिक जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं। उन्हें कहा गया था कि अगर आपने दवाई दी, रेमडेसिविर महाराष्ट्र की सरकार को दिया, तो आपका लाइसेंस कैंसल हो जाएगा। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि सरकार किस प्रकार से राज्यों के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रही है और जहाँ उनकी सत्ता नहीं है, उनके साथ क्या कर रही है। एक और मैं आपको खबर देना चाहती हूँ कि किस प्रकार से कल रात को मुंबई के विले पार्ले पुलिस स्टेशन ने 4.75 करोड़ के रेमडेसिविर वायल्स जो हैं सीज़ किए। इनको गुजरात ले जाया जा रहा था। इनको नहीं इनको गुजरात की एक कंपनी के द्वारा महाराष्ट्र में लाया जा रहा था और फडणवीस जी का नाम अब सामने आता है। वो क्या कहते हैं कि वे इन रेमडेसिविर 4.75 करोड़ और देवेंद्र फडणवीस कौन है? मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री नहीं है। देवेंद्र फडणवीस कोई नहीं है। वो मंत्री नहीं है, वो केवल एक विधायक है, जो 3 दिन की सरकार बनाकर अपना मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाया और उसे मुख्यमंत्री के पद से हटना पड़ा। अब बेशर्मी कितनी कर रहा है, अब ये सुनिए। उन्होंने कहा कि ये 4.75 करोड़ के रेमडेसिविर जो सरकार में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक है, वो कहते हैं कि भाजपा ने ये रेमडेसिविर का स्टॉक खरीदा लोगों को बाँटने के लिए। एक तरफ सरकार कह रही है रेमडेसिविर मत खरीदो, रेमडेसिविर जो है वो डॉक्टर कहेगा तभी आप उसका इस्तेमाल करिए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है, इस चीज़ को आपने ध्यान से सुनना और समझना है। वो कोई नहीं है, वो एक विधायक है, वो एक नागरिक है। उसने रेमडेसिविर को स्टॉक किया गुजरात से, जबकि इसको केवल सरकारों को बेचा जा सकता है। ये तो केंद्र सरकार के निर्देश है। ये बात अलग है कि केंद्र सरकार का पर आरोप है कि 16 ऐसी कंपनियाँ जो रेमडेसिविर को दूसरे देशों में भेज रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, उनको कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार को रेमडेसिविर नहीं दिया जाना चाहिए। अगर दिया गया तो इन कंपनी के 16 कंपनियों के लाइसेंस जो हैं, वो रद्द कर दिए जाएँगे, निरस्त कर दिए जाएँगे। अब अ, देवेंद्र फडणवीस के पास अगर इतना सारा स्टॉक आ गया, तो उन्होंने अ, राज्य सरकार को क्यों नहीं बताया? राज्य सरकार कह रही है, पब्लिक डोमेन में आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, बार-बार कह रहे हैं कि उन्हें रेमडेसिविर की ज़रूरत है, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है और जब ऑक्सीजन कम नहीं होता है,
बुखार कम नहीं होता है, ऑक्सीजन लेवल ठीक मतलब बेहतर नहीं होता है, कम होता है, तो रेमडेसिविर की ज़रूरत होती है। तो इन्होंने क्यों नहीं जाके मदद की सरकार की? आप राजनीति नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? क्या ये राजनीति है या नहीं? ये आपको सोच के मुझे बताना पड़ेगा कि अगर आपको लगता है कि ये राजनीति नहीं है तो क्या है? अगर सचमुच में इस वक़्त इनके अंदर राष्ट्रवाद होता, तो क्या ये राज्य सरकार को नहीं कहते कि महाराष्ट्र के लोगों की जान बचा दो? महाराष्ट्र के लोग समझ लें, नाम के आगे देव है, मगर ये देवेंद्र नहीं है, ये मौतेंद्र हैं। ये शैतेंद्र हैं, शैतानेंद्र हैं, क्योंकि जिस वक़्त राज्य सरकार को लोगों की जानें बचाने के लिए रेमडेसिविर की ज़रूरत है, जिस वक़्त उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उस वक़्त 4.75 करोड़ का जो रेमडेसिविर है, वो विले-पार्ले पुलिस स्टेशन मुंबई की सीज़ करता है और देवेंद्र फडणवीस बचाव में आते कहते हैं, भाजपा ने खरीदी। भाजपा है कौन? अगर शॉर्टेज हो रही कालाबाज़ारी के बीच में यदि कोई अ, 4.75 करोड़ यानी कि 4 करोड़ 75 लाख का रेमडेसिविर जो है अपने पार्टी ऑफिस में ले जा रहा है, जैसे गुजरात में भी वो बाँट रहे थे आपको मैंने बताया ना, इसका मतलब है ये कर ही रहे थे। तो क्या इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए तो लिखिए, होना चाहिए तो आवाज़ को बुलंद करिए, कहिए कि देवेंद्र फडणवीस के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा, राजद्रोह का मुकदमा किया जाना चाहिए। और रेमडेसिविर की का जो सप्लाई है 16 कंपनियों को केंद्र सरकार ने कहा कि इनको नहीं दिया जाना चाहिए। इसकी ज़िम्मेदारी कहा था ना, इसीलिए ज़िम्मेदारी के बारे में कहा था, आपको आगाह भी करना चाहती थी। और ज़िम्मेदारी की बात मोदी सरकार रेमडेसिविर अगर महाराष्ट्र की सरकार को नहीं दे रही है और छुपा के फडणवीस के पास भेज रही है, तो फडणवीस कौन है? फट जाए इसका भेजा। क्यों इसने ऐसा गलत काम किया? ये सबसे घटिया प्रकार की राजनीति, इससे घटिया राजनीति नहीं हो सकती साथियों। इससे गंदी राजनीति नहीं हो सकती, क्योंकि आप मौतों पर, लोगों को लाशों में बदलने के लिए राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आप सरकार में आना चाहते हैं। समझ रहे हैं? जो पिक्चरों में आप देखते हैं ना जब, ये वही वाली गंदी राजनीति है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसेज़ में ये पाया जा रहा है, अब आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है कि ये देखें कि जहाँ-जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी के ऑफ़िस है, जहाँ पे उनकी सरकारें नहीं हैं, जहाँ-जहाँ कांग्रेस की सरकार है या टीएमसी की सरकार है बंगाल में या जहाँ-जहाँ पे भी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों को चेक करा जाए। ये राजनीति के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये रेमडेसिविर बाँटेंगे फिर कहेंगे ताकि वो लोग उन्हें वोट दें ताकि ये सरकार के बारे में उल्टी-सीधी बातें करें। ये भारतीय नहीं हो सकते, ये राजद्रोही, देशद्रोही लोग हैं, ये देशभक्त हो सकते हैं क्या? ये अब आप बताइए। ये इंसानियत के विरुद्ध किया हुआ कृत्य है। ये इंसान नहीं हो सकते ऐसे लोग जो इस तरह का काम करते हैं, जो लोगों की ज़िंदगी से इस प्रकार से खेलते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगी कि आम आदमी पार्टी भी चेक करे कि कहीं दिल्ली में तो ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, दिल्ली में रहते हुए थोड़ा-सा कठिन अवश्य होगा, लेकिन सोचिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। मैं आपको ये जो 2 बातें बता रही हूँ, इसको सुनिएगा। रेमडेसिविर एक्सपोर्ट करने वाली 16 कंपनियों को कहा गया कि अगर वे महाराष्ट्र की सरकार को रेमडेसिविर सप्लाई करेंगे, तो उनके लाइसेंस निरस्त हो जाएँगे, कैंसल हो जाएँगे। वो 16 कंपनी इनको नहीं दे रहे थे और महाराष्ट्र की सरकार केंद्र सरकार से माँग कर रही थी कि उनको ये दवाई दी जाए और रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया जाए, ऑक्सीजन पहुँचाया जाए। मगर केंद्र की सरकार मदद भी नहीं कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक, जो इस वक़्त प्रधानमंत्री भी बनकर बैठे हुए हैं, वे प्रचार में बिज़ी थे बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। उधर दूसरी तरफ देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का रोल क्या आता है 4.75 करोड़ 4 करोड़ 75 लाख 4 करोड़ 75 लाख की रेमडेसिविर जब पकड़ी जाती है विले पार्ले थाने मुंबई के द्वारा तब देवेंद्र फडणवीस कूदते हुए आते हैं और कहते हैं कि ये हमने खरीदी थी एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है, एपिडेमिक एक्ट और वो कहते हैं ये हमने खरीदी थी, यानी कि किसने? उन्होंने नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं कि भाजपा ने खरीदी थी,
मतलब भाजपा लोगों को बाँटने के लिए, यानी कि अपने दफ्तरों से और यही बात गुजरात में ऑलरेडी हो चुकी है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के ऑफ़िसेज़ से इसको बेचा जाता रहा है। जी हाँ, बेचा नहीं, बाँटा जाता रहा है। बेचा भी जाता होगा, हमें क्या पता? बाँटा जाता है ये तो पता है। ये कौन होते हैं बाँटने वाला? ये बा वाले जिस वक़्त केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके जो चीज़ भेजनी है उसके बारे में बात कर रही है कि हम कर रहे हैं। तो उसके बाद भाजपा दल कहाँ से आ जाता है? ये सोचने का विषय है। इसीलिए सरकार क्या ज़िम्मेदारी लेगी? क्या मोदी सरकार ज़िम्मेदारी लेगी? देवेंद्र फडणवीस ने अगर ये बात कही है और भाजपा के जितने नेता इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, उनके खिलाफ जाँच करवा के जितने भी नेता हमारे आपके यहाँ के हैं कहाँ के? महाराष्ट्र के, भाजपा के उन नेताओं को क्या अपनी पार्टी से निष्कासित करेगी? क्या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करेगी? ये भी देखने का विषय होगा। लेकिन 4 करोड़ 75 लाख के रेमडेसिविर कम नहीं होते, जिस वक़्त शॉर्टेज हुआ, यानी कि शॉर्टेज आप बना रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको लेकर लोगों को बाँट कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को लगे अरे भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाओ, वहाँ पे दवाई मिल जाएगी, सरकार हमें नहीं दे पा रही। समझ रहे हैं? यानी कि आप लोगों को लाशों में परिवर्तित करने में भागीदारी भी कर रहे हैं, योगदान भी कर रहे हैं। बेशर्मी की पराकाष्ठा हो तुम, देवेंद्र फडणवीस। बेशर्मी। आपके ऊपर राजद्रोह लगना चाहिए। आप तो बोलने का मन ही नहीं कर रहा। कितना घटिया कोई आदमी हो सकता है देवेंद्र फडणवीस जैसा। देवेंद्र फडणवीस वही आदमी है जिसने रात के अंधेरे में सोचा कि मैं सरकार बनाऊं। सवेरे-सवेरे एक सरकार बनाई भी, शपथ ग्रहण किया। जब महामहिम कोश्यारी जी ने उन्हें शपथ दिलवाई, 3 दिन में रिज़ाइन कर दिया क्योंकि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वो जाकर अपना बहुमत साबित कर ही नहीं पाए, कर ही नहीं सकते थे। वे जानते थे कि उनको पता उनके साथ लोग है ही नहीं। उनके साथ जो खेल खेला था ना, उस वक़्त एनसीपी ने और शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी, उससे वे परेशान हैं। उन पर दबाव है, किसका? मोदी सरकार का, अमित शाह सरकार का कि सरकार गिराओ और देखो कि किस तरह से 15-16 महीने में मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी गई थी। 2018 दिसंबर में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, मगर उसे 2020 पिछले साल याद है जब कोविड शुरू हो रहा था, 2020 मार्च में गिरा दिया गया था। याद है ना आपको? यानी कि करीबन 15 महीने में। लेकिन ये सरकार बने हुए महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार बने हुए ज़्यादा समय हो गया। ये बनी थी सरकार नवंबर में। तो नवंबर से नवंबर हो गए 12 महीने, दिसंबर हो गया 13 महीने और इधर हो गए 4 महीने, 17 महीने हो गए और ये सरकार नहीं गिरा पाई। इसलिए इनकी मदद करने के लिए केंद्र सरकार भी रेमडेसिविर की शॉर्टेज भी करा रही है। रेमडेसिविर को गुजरात की कंपनी से महाराष्ट्र की भाजपा को भिजवा भी रही है ताकि लोगों को भ्रमित करे और ये गंदी, घटिया राजनीति करे जिसमें लोग मर जाएँ। ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अभी तक उभर नहीं पाए। अपने एक मित्र को जानती हूँ जिनके जिनकी पत्नी, वे स्वयं, उनके बच्चा और उनके भाई, भाभी, माता-पिता सब संक्रमित हो गए थे पिछली बार। और माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई, दोनों की, महाराष्ट्र में, मुंबई में। आप मुझे बताइए, आज भी वो उससे उभर नहीं पाए। मेरा दिल बहुत दुखी होता है जब भी कोशिश करती हूँ अपने उन मित्रों से बात करने की जो इस त्रासदी से गुज़रे हैं, मगर उभर नहीं पाए हैं। ऐसी त्रासदी जिसके साथ गुज़री होगी वो इस बात को समझेंगे और ऐसी त्रासदी के समय, ऐसी आपदा के समय, जिस वक़्त हमारी लड़ाई एक बीमारी से है, ये तो इंसान भी नहीं है और हम अपनी इंसानियत, अपनी मानवता को खो रहे हैं साथ। क्या सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है? आपको सुरक्षित रहना है, आपको अपनी चिंता करनी पड़ेगी। रेमडेसिविर 4 करोड़ 75 लाख का भारतीय जनता पार्टी जिसको अधिकार नहीं है, वो केवल एक दल है। वो सत्तारूढ़ी दल भी नहीं है, वो सत्ता में भी नहीं है दल महाराष्ट्र में, मगर वो 4 करोड़ 75 लाख का रेमडेसिविर
इकट्ठा करता है लोगों को बाँटने में, जिसका उसे अधिकार नहीं है। एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है। अगर उनके पास था, सरकार के पास कमी हो रही थी, तो क्या ये आवश्यकता नहीं थी कि वे सरकार को ये बताते, सरकार को ही ये उपलब्ध करवाते? लेकिन कैसे करवाते? केंद्र की सरकार दूसरी तरफ इस कंपनी को और 15 कंपनी को ये ऑलरेडी कह चुकी थी कि आप महाराष्ट्र में कोई रेमडेसिविर सप्लाई नहीं करेंगे, वरना आपका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। और इस बारे में नवाब मलिक जो एनसीपी के नेता हैं और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, वो इस बारे में ट्वीट कर चुके हैं। वे ऑक्सीजन चाहिए उन्हें और वो फ़ोन करते हैं केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार में प्राइम मिनिस्टर नहीं। आप मुझे बताइए कि जिस वक़्त अगर युद्ध हो तो हमारे को फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर चाहिए। इस वक़्त देश के ऊपर एक आपदा आई है, नेशनल कैटास्ट्रॉफ़ी है, नेशनल राष्ट्रीय आपदा है ना, इमरजेंसी की सिचुएशन है। हालात इमरजेंसी वाले। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये आवश्यकता नहीं है कि हमें फुल टाइम प्रधानमंत्री मिले? तो अगर भारतीय जनता पार्टी को एक प्रवक्ता चाहिए, वक्ता चाहिए, कैम्पेनर चाहिए, स्टार कैम्पेनर चाहिए और उन्हें मोदी जी चाहिए, अमित शाह चाहिए, तो उनको बना देवे और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किसी और को बैठा दे तब तक। क्या कोई दिक्कत है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या मैंने कहा कि ये सरकार हटा दी जाए? मैं केवल ये कह रही हूँ कि या तो प्रधानमंत्री जी रैली करना बंद करें, सरकारों को गिराना बंद करें, सरकारों के साथ भेदभाव करना बंद करें, जहाँ पे उनकी सरकार नहीं है, उनके साथ गलत व्यवहार करना बंद करें, अध्यादेश के तौर पर काले कानून लाना बंद करें, लोगों को प्रताड़ित करना, लोगों को अपमानित करना बंद करें और सम्मान से देश के प्रधानमंत्री बनकर दिखाएँ। नहीं होता तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी के ही किसी और नेता को बैठा दिया जाए। वैसे अभी मैं अगर सोचूँ तो मेरे दिमाग में भी कोई नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी का कौन-सा ऐसा नेता है जिसको बनाया जा सकता है प्रधानमंत्री? है क्या कोई आपके दिमाग में? मेरे दिमाग में तो कोई नहीं आ रहा। लेकिन जो आवश्यकता है, वो आवश्यकता है। देश में किसी के साथ गलत ना हो, किसी की मृत्यु ना हो। एक भी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, तो उसका मतलब है सरकार फेल है। ये पूरा 1 साल हमारी सरकार को हॉस्पिटल बनाने में लगाना चाहिए था। हमारी सरकार को वेंटिलेटर्स और लाने में लगाना चाहिए था। हमारी सरकार कहती है कि इससे पहले तो कभी भी देश में वेंटिलेटर, इतने बेड नहीं थे। तो ये तो हर देश का हाल होगा ना, हर देश ने अपनी क्षमता बढ़ाई। तो आप जब ये बात कहते हैं, तो आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? केवल हमारे देश ने अपनी क्षमता नहीं बढ़ाई, हमारे देश ने केवल अपनी वेंटिलेटर नहीं बढ़ाए, हमारे देश ने क्षमताएँ अपने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए नहीं किए। हर देश ने किया साथी, हर देश ने। मैं आपके जो कमेंट्स हैं उनको भी पढ़ना चाहूँगी, लेकिन ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल ना करें। लेकिन हाँ, चौकीदार सचमुच निचोड़ निकला, उसे देश में लोगों की सेवा करने के लिए लाया गया था, वो देश की सेवा नहीं कर पा रहा, वो लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा, वो केवल अपने बारे में सोच रहा है। ये आप और मैं देख रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। आपने सोचा था कि एक समुदाय, एक धर्म विशेष को टारगेट किया जाएगा। आपने शायद ये भी सोचा था इन सबको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। तो ना तो इनको पाकिस्तान भेजा गया साथियों, ना तो पाकिस्तान भेजा गया और ना उस समुदाय विशेष को कुछ ऐसा करा गया, कर भी नहीं सकते थे। मैं आपको पहले भी समझाती थी, कर कुछ नहीं सकेंगे। बोलते भले ही रहें। इसलिए आपको भ्रमित करके ये बैठे। अब आप मुझे बताइए ये बोलते हैं इसका बेटा, उसका बेटा, ममता बनर्जी का भतीजा, अभिषेक बनर्जी का तमाम तरह की बातें बोलते हैं। आप मुझे बताइए जय शाह कौन है? जय शाह जो हैं वो अमित शाह जी के बेटे हैं। जय शाह का अपना एक बिज़नेस था धनिया पाउडर का। लेकिन जय शाह बीसीसीआई का सचिव क्यों बना? क्या वो क्रिकेटर है? क्या वो चलिए क्या वो राजनीति में है? तो वो कैसे बन गया? वो इसलिए बन गया क्योंकि वो अमित शाह का बेटा है, यानी कि वंशवाद, यानी कि अपने बेटे को कहीं पे भी बैठा दोगे। और कमाल ये है कि आप लोग सवाल नहीं उठाते और विपक्ष को भी ये सवाल उठाना चाहिए कि अमित शाह का बेटा कैसे बन गया बीसीसीआई का सचिव। और एक चीज़ का ज़रूर मैं कहना चाहती हूँ, मुझे खुशी है इस बात की कि दादा यानी कि सौरव गांगुली जो है, ये राजनीति और ख़ास करके इस घटिया दौर की घटिया राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को जॉइन उन्होंने नहीं किया। जिस तरह से आपने देखा मिथुन चक्रवर्ती को मैं बहुत अच्छा कलाकार मानती थी, बहुत छोटी थी मुझे याद है, तो मेरे से बड़े जो थे वो कहते थे
कि उन्हें कोई राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, फ़िल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार। फ़िल्म का नाम था मृगया, सब उसको देख रहे थे। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, तब मैंने भी उस फ़िल्म को देखा। बहुत ज़्यादा कुछ उस समय नहीं समझ में आया, ब और बड़ी हुई जब देखा तब कुछ-कुछ समझ में आया, तब भी पूरी तरह नहीं समझ में आया। लेकिन ये ज़रूर मानती हूँ कि बहुत अच्छे कलाकार हैं। बहुत अच्छा कलाकार भी मानती थी, बहुत अच्छा व्यक्तित्व भी उनका जो जो चीज़ें सुनते थे उससे मैं मानती थी। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने जिस पार्टी ने उनको राजनीतिज्ञ बनाया, राजनीतिज्ञ तो बनाया, राजनेता तो वो बन नहीं सकते, राजनेता तो अ, वैसे नेता होते हैं, नेहरू जी, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके जैसे। लेकिन वे राजनीतिज्ञ तो बन गए, लेकिन वो एक इंसान इंसान जो वो थे, उस इंसान को, उस मानव को वो खो गए। क्योंकि उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना शुरू किया, भले ही वो ये कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत नहीं होता, लेकिन व्यक्तिगत वो हैं। जिस तरह से आपने गलत कहा रावल सिंह, गलत बात मत कहो। कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगाएँगे, हम तो अपने वैज्ञानिकों पे बहुत मान करते हैं। ये बात कही थी अखिलेश यादव ने कि मैं भाजपा की वैक्सीन नहीं लगाऊँगा। उन्होंने भी ये नहीं कहा था कि मैं जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनकी वैक्सीन लगाऊँगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही थी हमारी वैक्सीन हमारी, उनकी किस बात की वैक्सीन है कौन? अनपढ़ गँवार भारतीय जनता पार्टी के, पढ़े लिखे हैं नहीं। जो पढ़े लिखे हैं उनका भी दिमाग जो है, दिमाग के अंदर उन्होंने भूसा और गोबर भर रखा है क्योंकि वो पढ़े लिखे ज़रूर होंगे, मगर वो पढ़े लिखे समझदार नहीं हैं, समझदार भी तो होना पड़ता है पढ़े लिखे के साथ। तो जब आप पढ़ लिख जाते हैं तो आप समझदार हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो नहीं है। आरएसएस के प्रचारकों को अब मैं देख रही हूँ, इस समय जो वो अपना चरित्र दिखा रहे हैं ना, उससे मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के जो आरएसएस के प्रचारक होते हैं उनको आप लोग कहते हैं और बहुत लोग कहते हैं, बहुत अच्छे वक्ता मुझे समझ में नहीं आता था, अच्छे कहाँ मुझे अच्छे वक्ता लगते ही नहीं थे, अब समझ में आया। अच्छे वक्ता नहीं है, उनको जो चीज़ सिखा दी जाती है मतलब इंजेक्शन लिया उनके अंदर, बस इंजेक्शन लगा दिया और उसके बाद वो चीज़ वो बोलते गए, रटते गए, रटते गए, रटते गए, उसी बात को बार-बार बोलेंगे। जैसे बोलेंगे ऑक्सीजन एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन गाय एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेता भी है, देता भी। तो बार-बार बोलेंगे, वही चीज़ को रिपीट करेंगे। अब देख लो आपके उत्तराखंड में हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री जी एक मुख्यमंत्री जी अजीबो-गरीब बातें करते थे, महिलाओं का ऐसा अपमान करते थे, महिलाओं के बनाए प्रदेश में महिलाओं का अपमान एक विधवा महिला ये कह रही थी उनसे टीचर कि मेरे को दुर्गम क्षेत्रों से, पहाड़ी क्षेत्रों से वापस मुझे शहर में भेज दीजिए। मैंने कितने साल पता नहीं 25-26 साल वहाँ नौकरी कर ली, अब मेरे पति की हो गई है मृत्यु, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे उनके साथ रहना है। और मुख्यमंत्री अभद्रता, अभद्रता की पराकाष्ठा दिखाता है, बदतमीज़ी करता है। अरे! भरी सभा में, वहाँ तमाम प्रेस वालों से जब मैंने फ़ोन करके बात करी, तो कुछ प्रेस वालों ने यहाँ तक कहा कि नहीं मैम, वो लेडी की गलती थी। मैंने उसी वक़्त कहा, मैंने कहा कैसे गलती थी? मतलब तुम पुरुष हो इसलिए तुम ये बात बोल दे रहे हो उस महिला की हम सब टीवी पे देख रहे हैं कि उस महिला ने क्या कहा अगर वो और अगर महिला परेशान है आप बताइए ना जब आप दुखी होते हैं कई बार अपना गुस्सा अपने घर वालों पर भी निकालते हैं तो राज्य का मुखिया तो मुख्यमंत्री होता है अगर उसके ऊपर गुस्सा निकाल भी दिया तो बदतमीजी करने का तो मतलब नहीं है मुख्यमंत्री तो इतना बदतमीजी करा था उन्होंने कि पत्रकारों को जब देखो किसी पत्रकार को अंदर करा देते थे किसी बहाने भाई एफआईआर तो कई होते हैं सबको अंदर क्यों नहीं होते लेकिन जो मुख्यमंत्री के खिलाफ लिखता उसके ऊपर कोई एफआईआर करते तो उसका फ़ायदा उठा के उसे घर से उठा लिया। भई एक व्यक्ति को तो घर से उठाकर ले गए थे और थाने में ले जाकर पीटा था। थाने में ले जाके पीटा था, राजद्रोह का मुकदमा किया था। आरोप किसके ऊपर थे? पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर कि उन्होंने पैसा लिया जब वो झारखंड में प्रभारी थे, भाजपा के प्रभारी। तब उन्होंने पैसा लिया, वो पैसा इनके अकाउंट में किसी के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए जो इनका कोई रिश्तेदार, दोस्त कुछ था। मुख्यमंत्री क्या कहता है कि अच्छा बेटा अब बताता हूँ। तो जो उस खबर को लिखता है, उसके ऊपर कोई लाइव करता है, उसको कोरोना काल में उठा के घर से उठाया जाता है। बारिश हो रही होती है। रात के 10 बजे, साढ़े 10 बजे शायद घर से उठा लेते हैं। लेकिन जब वो घर से उठाते हैं ना, तो उन्होंने अपने घर में सीसीटीवी लगा रखी होती है। तो बच्चे अंदर से इमीडिएटली देख लेते हैं और वो दौड़ते हैं बाहर। लेकिन जब तक वो बाहर आते तब तक उनके पापा को ले गए थे पुलिस वाले। फिर वो सबको फ़ोन करते हैं, तमाम लोग ढूँढ ढूँढ मचाते हैं। फिर जाके पता चलता है कि पत्रकार जिनका नाम राजेश शर्मा था, उनको ले गए थे एक थाने में, नेहरू कॉलोनी थाना। मगर किस और फिर अगले दिन जब उनको पेशी होती है उनकी, नहीं तो वो पेशी नहीं करते। क्यों? क्योंकि सैटरडे संडे का
वक़्त था, समझ गए ना आप? अब देखिए कैसे प्लानिंग, लेकिन अच्छा हुआ कि वो मुख्यमंत्री हटा, इतना बदतमीज़ी करने वाला मुख्यमंत्री, लोगों को प्रताड़ित करने वाला, महामारी का इस्तेमाल करने वाला मुख्यमंत्री, जो अपने दफ़्तर से बाहर नहीं आया। जो मुख्यमंत्री अपने दफ़्तर में जब बैठा हुआ होता था ऐसे-ऐसे उन्होंने कारनामे करे कि पत्रकार जो हैं अपने घरों से भागते फिरे, छुपते फिरे। फिर आखिर में और आप जानते हैं कि कोर्ट्स में इस वक़्त समय ज़्यादा लग रहा है और उनको रिलीफ मिलती है उच्च न्यायालय से भी, उच्चतम न्यायालय से भी। एक उमेश कुमार जो पहले समाचार प्लस चलाते थे, अब शायद R9 के सीईओ हैं वो और भी बंगाल में भी उन्होंने कोई चैनल चलाया था। इसके अलावा एक शिव प्रसाद सीमवाल जिन्होंने जो अब फुल टाइम पॉलिटिशियन बन गए हैं, उत्तराखंड क्रांति दल जॉइन कर लिया। इस तरह के कारनामे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ज़िम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन स और उन्होंने जो-जो किया ना, अब देखिए जो नए मुख्यमंत्री आए, उनको हटा दिया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को मान लिया कि जो मुख्यमंत्री उन्होंने उत्तराखंड को दिया था, वो अक्षम है, वो सक्षम नहीं है, उसको हटा दो। काम करने के लायक नहीं है, हटा दिया उसको। अब उसको जब हटा दिया तो उसके बाद जो मुख्यमंत्री आए हैं, उनका आपने सुन लिया, कभी महिलाओं के ऊपर कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि फटी जीन्स पहन के ये समाज में जाती होगी, बात है। अरे आप वो करो ना, आपको जिस काम के लिए रखा जाता है, आपको वो काम करना होता है। आपको लोगों के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणियाँ नहीं करनी होती है। फिर कुंभ के लिए कहते हैं कुंभ नहीं होता, वो तो मरकज़ में हुआ कमरे के अंदर, मरकज़ में हुआ और मरकज़ वालों के साथ देखिए जहाँ-जहाँ अरेस्टिंग हुई, उन्हें प्रताड़ित ही तो किया गया। उनके अंदर भय का माहौल, ये मोदी जी की सरकार की वजह से हुआ। मोदी जी यही चाहते थे, मोदी जी इसी चीज़ का फिगर है। आरएसएस जो है, वो देश में ऐसी ही नफ़रत फैलाना चाहता है। भाई मेरा धर्म कुछ और है, उनका धर्म कुछ और है, लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं अपनी मानवता भूल जाऊँ, मैं उनसे नफ़रत करने लग जाऊँ। उनकी ज़िंदगी अपनी है, मेरी ज़िंदगी अपनी है, मेरे भगवान अपने हैं, उनके भगवान अपने हैं। वो अपनी प्रार्थना करें, वो अपना मेरे ऊपर ना थोपे, मैं उन पर ना थोपूँ। मैं उनसे नफ़रत ना करूँ, वो मुझसे नफ़रत ना करूँ। लेकिन आप कहेंगे, वो मुझसे नफ़रत करें और मैं उनसे नफ़रत करूँ। ये नहीं है विचारधारा। इससे आप भी कभी विकास नहीं कर सकते। इसीलिए विकास इन्होंने किया नफ़रत का विकास किया। देखा आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नफ़रत का विकास करवाया, महँगाई का विकास करवाया, बेरोज़गारी का विकास करवाया और हिंसा का भी विकास करवाया। देश में अस्थिरता का विकास करवाया, सरकारों को गिराने में विकास करवाया। लेकिन आपको जो कहा था, आप उसमें भ्रमित हो गए। अब ज़िम्मेदारी हमारी है कि हम अपनी रक्षा और सुरक्षा स्वयं करें साथियों। इसलिए सरकार के भरोसे मत रहिएगा। मैं फिर से कह रही हूँ आपको कि आप अपने आप को सँभाल कर रही रखिएगा। आप देखिएगा कि आप किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि देश में प्यार, भाईचारा बना रहे। किसी को मदद की ज़रूरत हो तो आप मदद कर सकें, लेकिन समझदारी से काम करिए। इस वक़्त हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं, ऐसी जंग लड़ रहे हैं जो पूरी दुनिया लड़ रही है। लेकिन कहीं न कहीं हमारा देश पिछड़ गया है इस लड़ाई में, हम इसे ठीक से लड़ नहीं पाए। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि हम भारतीय हैं। अगर अपने मन के अंदर प्यार, मोहब्बत और भाईचारा ले आएँगे, हर एक को लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो की फ़िलॉसफ़ी पे जिएँगे, तो हम अपने आप को भी सुरक्षित रख सकेंगे, दूसरे को भी सुरक्षित रहने देंगे, दूसरे की भी मदद करेंगे जब ज़रूरत होगी और दूसरा हमारी मदद करेगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, मैं कल कहीं सुन रही थी किसी चैनल पर कि कहीं के हेल्थ मिनिस्टर कह रहे थे यार केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर कह रहे थे कि जिनको कोविड हो चुका है वो प्लाज़्मा दें। भई कोई भी किसी को प्लाज़्मा अब क्यों देगा? सब तो एक-दूसरे से नफ़रत कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान को नहीं देगा, मुसलमान हिंदू को नहीं देगा, हिंदू सिख को नहीं देगा, सिख हिंदू को नहीं देगा। मतलब क्या चल क्या रहा है देश में? नहीं, ऐसा नहीं करना। ये सरकार हटाने के लिए हमारे पास तरीका है वोट। जब वोट का समय आएगा इनको नकार देंगे। राज्यों में इनको नहीं चुनेंगे। इनके विरुद्ध खड़े होंगे। ये गलत करेंगे तो इनसे सवाल करेंगे, इनसे डरिएगा नहीं। अगर डर डर जाती तो मैं भी इनसे सवाल ना करती कभी। लेकिन सवाल करना मेरा अधिकार है, सवाल मैं इनसे करूँगी और सवाल आपको भी इनसे करना है।
लेकिन अब मैं जो आपको बात कह रही हूँ, उस बात को ठीक प्रकार से समझ लीजिए कि अगर किसी को प्लाज़्मा की ज़रूरत है, आप प्लाज़्मा दे सकते हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर उन लोगों की तरफ से क्षमा माँगती हूँ जिन्होंने आपको भला-बुरा कहा, जिसने आपके साथ बुरा किया। इस वक़्त इन सब चीज़ों को भूल जाइए। आप और मैं नरेंद्र मोदी नहीं हैं। हम लोगों से ना नफ़रत करते हैं, ना लोगों में नफ़रत बाँटते हैं, ना लोगों को विभाजित करते हैं। अगर हम नरेंद्र मोदी के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए एक-दूसरे की मदद करना बंद कर देंगे, तो नरेंद्र मोदी जीत जाएँगे। हमें नरेंद्र मोदी को हराना है, उनकी नफ़रत को पछाड़ना है और अपने प्यार, मोहब्बत, भाईचारे वाले भारत को वापस लाना है। इसलिए आपसे निवेदन कर रही हूँ कि अगर आप लोगों की मदद कर सकते हैं तो करिए। हम सब एक-दूसरे की मदद करेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। ये सरकारें आती-जाती है, भले ही इन्होंने जो कुछ किया जिस प्रकार से भी सरकार में आए, लेकिन आज पूरा देश इनके विरुद्ध है। जिन राज्यों में ये नहीं आए और आते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये इनके तरीके, इनके मैनिपुलेशन या लोगों को भ्रमित करके ये आ सकते हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है हम, हमारी मानवता, हमारी इच्छा शक्ति, हमारे अंदर की पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक सोच और हम इनको हराएँगे, बिना भय के, बिना डर के। मगर कोरोना से डरना ज़रूरी है, कोरोना से भय होना चाहिए। अपने आप को सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, डबल मास्क करिए, बाहर मत जाइए, बार-बार हाथ धोइए। जैसे अब मैं इस लाइव को खत्म करके सबसे पहले हाथ धोने जाऊँगी और दोबारा आपसे मुलाकात करूँगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। शाम को फिर आपसे जुड़ूँगी। दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।